नमस्ते दोस्तों। आज हम निबंध लेखन या पैराग्राफ राइटिंग के संदर्भ में व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, या यूँ कहें कि हम एक अच्छा लेखन कैसे विकसित कर सकते हैं और अच्छे लेखन के लिए हमारे में क्या गुण होने चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, लेखन एक कला है जिसमें शब्दावली और व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज हम ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो देखिए, निबंध लेखन, निबंध लेखन ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। तो देखिए, एक अच्छे लेखन के लिए जिसके अंतर्गत पैराग्राफ, लेटर, पैराग्राफ, लेटर, एप्लीकेशन, इवेंट्स, नोटिस आदि सम्मिलित होते हैं, आदि सम्मिलित होते हैं। लेखन के अंतर्गत पैराग्राफ, लेटर, एप्लीकेशन, इवेंट्स, नोटिस, रिपोर्ट आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो मुख्य बात यह है कि यदि हमें निबंध लेखन के अंतर्गत महारत हासिल करनी है तो किन किन विषय बिंदु का हमें परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए शब्दावली, व्याकरण, शब्दावली और व्याकरण का काफी महत्व होता है। शब्दावली का मतलब होता है मुखबंदी, और ग्रामर। यदि हमारे विचारों में, व्यूज में अच्छी शब्दावली है तो हम लेखन के अंतर्गत उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ग्रामर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, कहावतें, मुहावरे,
संयोजक शब्द, एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, प्रीपोजिशन आदि का हमें विस्तृत नॉलेज होना चाहिए। साथ में शब्दावली के अंतर्गत सरल शब्द, कठिन शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द हमें अधिक से अधिक याद होने चाहिए। देखिए, दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो है शब्दावली, दूसरी है ग्रामर। शब्दावली के अंतर्गत सरल शब्द और कठिन शब्द सम्मिलित होते हैं, जिसमें समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकल शब्द आदि होते हैं। और व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कहावतें, मुहावरे, संयोजक शब्द, एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच और प्रीपोजिशन, विराम चिन्ह, कैपिटल और स्मॉल लेटर सम्मिलित होते हैं। अब इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है शब्दावली। क्या है इंपॉर्टेंट? शब्दावली। व्याकरण की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन शब्दावली पढ़ाने से प्राप्त नहीं होती। एक अच्छी शब्दावली के लिए हमें अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जितनी ज्यादा हम पुस्तकें पढ़ेंगे, उतनी शब्दावली हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। पुस्तकों के अंतर्गत बुक्स के अंतर्गत साहित्यिक किताबें, साहित्यिक कहानी, चुटकुले, साहित्यिक किताबें, कहानी की बुक्स, चुटकुलों की बुक्स, कविताएं, साथ में धार्मिक पुस्तकें, इनको हमें 10 मिनट 15 मिनट प्रतिदिन पढ़ना चाहिए किसी भी एक भाग को। यहां मेरे पास है साहित्यिक बुक्स, कहानियां, चुटकुले, कविताएं, धार्मिक पुस्तकें 1 2 3 4 5 इस प्रकार 6 हो सकती है। 6 टाइप्स की बुक्स यदि आप रोज 10-10 मिनट भी एक एक पेज पढ़ेंगे तो आपकी शब्दावली काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा सेकंड है टीवी पर ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत जो भी ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण होता है, चाहे वो किसी धार्मिक नाटक का हो,
पारिवारिक नाटक हो, लघु फिल्म हो, या फिर किसी अच्छे लीडर का संबोधन हो, उसे भी सुनना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। ब्रॉडकास्टिंग में गूगल पर ऑनलाइन हो सकता है, टेलीविजन पर हो सकता है और रेडियो पर हो सकता है। जब भी देश का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्र को संबोधित करता है, एड्रेस करता है, उसकी बात को हमें निश्चित रूप से सुनना चाहिए। या फिर टेलीविजन पे कोई भी धार्मिक नाटक या किसी धार्मिक ग्रंथ के द्वारा बनाए गए लघु नाटिका या फिल्म को हमें देखना चाहिए। और तीसरा है शारीरिक रूप से हमें किसी कथावाचक को सुनना चाहिए, तब जाकर के हम शब्दावली को मजबूत कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो एक अच्छे लेखन के लिए हमारे पास शब्दावली का होना अति आवश्यक है और साथ में व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोग विद्यालय शिक्षण के साथ साथ अपने होम पेजेस पे मैगजीन, न्यूज़पेपर, फिल्म, न्यूज आदि को भी थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, तो आपकी शब्दावली काफी स्ट्रोंग हो जाएगी। अर्थात ऐसे शब्द जो सिंपल वर्ड्स है वो उनके पर्यायवाची कठिन वर्ड्स भी आपको याद होंगे और उनका प्रयोग आप अच्छे निबंध में कर सकते हैं, पैराग्राफ में कर सकते हैं, संबोधन में कर सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा। जब तक आप सोर्स नहीं ढूंढेंगे तब तक आप अपने विषय में पारंगत नहीं हो सकते। हिंदी और इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, अनिवार्य विषय के अंतर्गत आती है, अर्थात आपको पढ़ना ही है। आप मना नहीं कर सकते इन दोनों विषयों को पढ़ने के लिए। यदि आपको कक्षा 10वीं पास करना है तो हिंदी अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा। 11वीं 12वीं पास करना है तो हिंदी अंग्रेजी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके परीक्षाओं के अनिवार्य विषय है। ओके, अब देखिए निबंध लेखन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको निबंध लेखन का एक तरीका बता रहा हूं और आशा करता हूं आपको ये तरीका काफी पसंद आएगा। तो सबसे पहले जिस विषय पर या जिस टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है उस शीर्षक का नाम शुद्ध और सुंदर लेख में लिखना चाहिए, जिसे बोलते हैं आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राष्ट्रीय पर्व, यह आपका निबंध का
शीर्षक है कि राष्ट्रीय पर्व पर आपको पैराग्राफ लिखना है या फिर निबंध लिखना है या फिर अपने मित्र को इसके बारे में लेटर द्वारा बताना है, तो ये शीर्षक आपका हो गया राष्ट्रीय पर्व। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो नीचे आप लिख सकते हैं और नहीं ब्रैकेट लगा के नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व, नेशनल फेस्टिवल। यह आपका शीर्षक टोपी के अंतर्गत बीचों बीच होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ पर जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं उस पेज के मुख्य पृष्ठ पर मध्य में होना चाहिए। बीचों बीच का मतलब मध्य में होना चाहिए। आप अपने शीर्षक को ध्यानपूर्वक पढ़ें, विचार करें और फिर बाद में मनन करें कि मुझे लिखना क्या है। इसके बाद आपको इससे संबंधित टॉपिक्स आपको आने चाहिए। पहला टॉपिक भूमिका या फिर प्रस्तावना या प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन पहला प्रश्न। सेकंड राष्ट्रीय पर्व मनाने के कारण, ओनली लिखो कारण। तीसरा महत्व, महत्व। चौथा उपसंहार, उपसंहार। ये चार मुख्य पॉइंट हो गए। राष्ट्रीय पर्व किसी अन्य शीर्षक जिस पर आप लिखना चाहते हैं उनके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। भूमिका या प्रस्तावना, इसके अंतर्गत आपको बहुत ही साधारण और कम शब्दों में तथा अच्छी शब्दावली में लिखना होगा। टोटल निबंध जितने शब्दों का, 200 शब्दों का या 300 शब्दों का या 500 शब्दों का है, उसमें से इस भूमिका का वेटेज ओनली 10% होता है। यदि 200 शब्दों का निबंध लिखना है तो आप इसे 10 से 20% कर सकते हैं। इस पोर्शन को 10 से 20% कर सकते हैं। 200 शब्दों का 40 शब्दों में लिखिए या मिनिमम 20 शब्दों में लिखिए। प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना का मतलब है कि आप उसके संदर्भ में बताना, शीर्षक के संदर्भ में आपको बताना है। सेकेंड कारण, पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है। आप इसे कम से कम 30% इससे मिलेगी कारण। फिर बाद में आ गया महत्व, इंपोर्टेंस, इससे भी आप 30% इससे मिलेगी। और जो आपको संहार है इसे आप 20% इससे मिलेगी। 20, 20, 20, 30, 100% आपका हिस्सा तय हो चुका है। आप पहले से ही विचार कर लीजिए मुझे लिखना क्या है, तब जाकर के आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और लेखन की कला में, आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन की कला में आप महारत हासिल कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसके 4 चांद कैसे लगाए जाएंगे। आपको मान लीजिए राष्ट्रीय पर्व के संदर्भ में लिखना है, तो आपको इस चीज का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में कितने राष्ट्रीय पर्व है, उसकी जानकारी प्रस्तावना में देनी। और राष्ट्रीय पर्व से क्या तात्पर्य है, या राष्ट्रीय पर्व किस धर्म के लोग या किस क्षेत्र के लोग मनाते हैं या संपूर्ण राष्ट्र मनाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
साथ में आप राष्ट्रीय पर्व जो आपने हेडिंग है इसके आसपास इधर या एकदम इसके नीचे एक आप हल्का सा डायग्राम आप बना दीजिए राष्ट्रीय पर्व। अब समस्या ये आती है राष्ट्रीय पर्व का डायग्राम क्या है, चित्र कौन सा लगेगा, तो आप तिरंगा लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि तिरंगा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी जयंती 3 मुख्य राष्ट्रीय पर्व होते हैं और उसके लिए आप यहाँ पे अपना स्टिकर लगा दीजिए। इसके बाद जैसे भूमिका लिखते हैं आप, तो आप उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग कीजिए। जैसे आपकी अजय, हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है, जहां विविध संप्रदाय, धर्म, जाति के व्यक्ति निवास करते हैं तथा हमारे देश का भूभाग विस्तृत होने के कारण भौगोलिक दृष्टि से भी असमानता मिलती है। राष्ट्रीय पर्व किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय से संबंधित नहीं होते। राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र के सभी निवासी, जिसमें हर आयु वर्ग के व्यक्ति, हर धर्म, समाज और जाति सामूहिक रूप से हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व हम इस कारण मनाते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा इस राष्ट्र के लिए जो जो उत्कृष्ट कोटि के कार्य किए गए, अपनी शोहरत दी, शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेली, उनका स्मरण हम करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय पर्व संपूर्ण राष्ट्र का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इस प्रकार से आप लिखें। अब मैंने जैसे फेस्टिवल शब्द का प्रयोग किया तो आप ब्रैकेट में झंडा बना सकते हैं। विविधता से भरा हुआ तो आप भारत का नक्शा बना सकते हैं। किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से संबंधित नहीं होता तो आप स्टिकर लगा सकते हैं। छोटा सा स्टिकर आते हैं या आप खुद महारत से के लिए स्टिकर बनाने में कलरफुल और उसमें उसका स्टिकर लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसमें 4 चांद लग सकते हैं। ठीक है, अब इसके मतलब कारण क्या है, महत्व क्या है, उपसंहार क्या है, यह आपको बताना ही पड़ेगा। साथ में आप जब भी लिखें तो आप रीराइटिंग नहीं करें। एक बार जिसको लिख दिया स्थायी रूप से आपको लिखना है, दोबारा करेक्शन नहीं करें। करेक्शन भी करें, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, मुझे लिखना है लक्ष्मण और मैंने इसको शुद्ध नहीं लिखा तो आपके लिखना है घुमा दीजिए। मैक्सिमम आप चाहे तो घुमा दीजिए, लेकिन आप इसको ऐसे मत लीजिए। ठीक है, तो करेक्शन कम से कम है। कहावतें और मुहावरों का प्रयोग करें। तो देखिए विद्यार्थी, लेखन के अंतर्गत मैंने आपको निबंध, पैराग्राफ
स्टोरी, इवेंट्स, नोटिस, रिपोर्ट और पैराग्राफ, ये सब कुछ लेखन के अंतर्गत आते हैं। और लेखन कला में महारत हासिल करने के लिए शब्दावली और व्याकरण का पूरा नॉलेज होना चाहिए। शब्दावली आप अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ करके, लघु, धारावाहिक और फिल्म देख करके, राष्ट्र में किसी बड़े व्यक्तित्व द्वारा संबोधन सुन करके, या फिर कथावाचक से कथा सुन करके अपनी शब्दावली को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप इन सबका यूज करेंगे। धन्यवाद।